नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जितने हैं व्याख्या सहित इनका हल प्रश्न पत्र भी है। और आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट 1 है और ऐसे ही हम डेली सामान्य ज्ञान के, जीएस के और जनरल साइंस के कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 30 से 40 मिनट में ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और सभी लोग क्लास को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी चैनल में हैं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब किसके समय में फली फूली थी? ये कुषाणों के समय में फली फूली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन जल्दी करेंगे ताकि आपके सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। सबसे पहले टीपू सुल्तान की बात करेंगे। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण करने वाले थे महाराजा जय सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया जो थी, इनको भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया था। इसकी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी की बात करेंगे, ये अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो इस दिन जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था। क्या डेट थी? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? जो वंदे मातरम गीत था उसके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था, याद रखेंगे जनगण मन। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखेंगे जनगण मन जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य मतलब अलग राज्य की एक मांग की गई थी और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी। याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। मुंडा जनजातियों की बात करेंगे, ये सर्वाधिक बिहार में थी, लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक बिहार में है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्वाधिक मुंडा जनजातियां बिहार में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर बिहार की जगह झारखंड होगा तो ज्यादा सही रहेगा। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि तब का होगा जब बिहार पृथक नहीं हुआ था, मतलब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय का ये क्वेश्चन हुआ, तभी इसका राइट आंसर बिहार हो सकता है, अन्यथा होगा नन ऑफ दीज। अगर बाद का क्वेश्चन है तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, ये आपका दक्षिण पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप टापू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब में उपलब्ध नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लौह अयस्क उपस्थित है।
क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है आपका सऊदी अरब। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। 5 से 1/2 फीट यानी कि 5.5 फीट याद रखेंगे, जिसी को बोलते हैं 5 फीट 6 इंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह बात निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ही बताई गई थी कि जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोबी का मरुस्थल है, जो गोबी का मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? याद रखें गोबी का मरुस्थल आपका चीन में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो बिहार राज्य का जो देशांतर है ये क्या है ये बताना है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच, तो आपको याद रखना है, और यह 84 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। इसका एग्जैक्ट है 83 डिग्री 19 मिनट 50 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो यह 24 डिग्री 10 मिनट से 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। अगला है 21 नंबर प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी की बात करेंगे तो यह आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, पेरिस नगर से होकर बहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, स्वेज नहर जोड़ती है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत बताता है, तो ओजोन परत जो है ये बताता है कि पृथ्वी की सतह से 1520 किलोमीटर 15 से लेकर के 20 किलोमीटर तक ऊपर वायुमंडल की परत है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है आपकी उत्तरी ध्रुव। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव सबसे निकट स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, एस्पेरांटो है, तो एस्पेरांटो किसे कहते हैं? तो एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। याद रखिएगा एस्पेरांटो एक विश्व भाषा के रूप में, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। अगला प्रश्न है 27, कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन बताना है, कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ये अधिकार देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये नहीं देता है, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार देता है, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार भी देता है, ये भी सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार है किसके पास है? राज्यपाल के पास है, जो गवर्नर होते हैं गवर्नर के पास है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 दिन तक। यह संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 5 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम
14 दिनों तक रोक सकते हैं और 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा राज्यसभा? तो याद रखें, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन का प्रस्ताव वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? याद रखेंगे, यह आपका दिल्ली और गुवाहाटी, गुवाहाटी और महाराष्ट्र, गुवाहाटी और महाराष्ट्र ऐसे दो उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए हैं। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यह अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये इतने राज्यों के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है अकेले। और इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हैं, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र हाईकोर्ट स्थापित हो गया है। मुंबई हाईकोर्ट की बात करेंगे तो मुंबई हाईकोर्ट जो महाराष्ट्र का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक है, जैसे इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव तथा नागर हवेली शामिल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, जिसका जरूरी होगा उसका हम लोग व्याख्या करेंगे, बाकी सभी को कंटिन्यू करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये कितनी है? याद रखिए, जो अभी तक स्वीकृत क्षमता थी ये 25 थी, ये याद रखेंगे। यहाँ पे 24, 20, 18, 19 तो ये गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। टोटल 25 इस याद रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो ये 25 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। और इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश। देखिए स्वीकृत क्षमता कितनी थी? 25 थी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करेंगे तो टोटल 34 न्यायालय हैं, ये मतलब टोटल 34 है, याद रखेंगे। टोटल 34 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, मतलब फर्स्ट संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। और प्रथम जो संशोधन था मैं उसके बारे में बता देता हूँ। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया और यह था, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 खातेदार 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। इसमें अनुच्छेद 19 में वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई थी इसी अनुच्छेद के द्वारा। अगला प्रश्न 35, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ये कब किसमें बनाया गया था? याद रखेंगे किस संशोधन के तहत बनाया गया था, अगर आपसे पूछ लेते हैं तो याद रखेंगे 35वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 35वें संशोधन के अंतर्गत। और अधिनियम की बात करेंगे अगर तो अधिनियम है आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम और संशोधन हुआ था 35वां। ठीक है, उसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे एक राज्य बनाया गया है और संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई और यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का एक राज्य बनाया गया है, तो यहाँ पे याद रखेंगे नन ऑफ दीज, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भारत का एक राज्य, देखिए यहाँ पे भारत का एक राज्य बनाया गया, ये 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। 36वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1975 में, इसके द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मैंने सारा आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है 36, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बलवंत राय मेहता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो भारत में पंचायती राज समिति है इसको बनाया गया और भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता हैं। और बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को
पंचायती राज अधिनियम पारित किया था और इसका विधिवत उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये भी आप याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, क्या ये सही है? यस। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये कथन भी सही है। इनमें सभी कथन सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1992 से 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग, वर्ष 1992-93 के लिए 5,000 करोड़ रुपए था वित्तीय घाटा प्रदर्शन, लेकिन अब इसका ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39वां नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? मतलब कौन सी इसमें अवधि सही नहीं है, ये बताना है। तो प्रथम 1951 से 1956 सही है, द्वितीय 1956 से 1961, तृतीय 1961 से 1966 और चतुर्थ 1966 से 1971, ये गलत हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1969 में, ठीक है, और जो 1974 तक चली, 1971 से लेकर 1974 तक चली थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, भारत सरकार का जो राजस्व का प्रधान स्रोत होता है यह होता है अप्रत्यक्ष कर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, ये लगभग समय लेता है 8 मिनट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, यह लोहे और जस्ते, आप याद रखिए लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील लोहे की मिश्र धातु है, जिसमें इसकी रचना में 72% लोहे का और 17 से 19% क्रोमियम तथा 7 से 9% निकेल एवं कार्बन का भी योगदान होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इनमें से है कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? याद रखेंगे पानी में चीनी का घुलना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से गुजरेगी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? एल्यूमिनियम के, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, पाश्चराइजेशन की बात करेंगे तो दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, ये गलत है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ये भी गलत है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ये भी गलत है। इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। पाश्चराइजेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर निर्जीवीकरण करके अर्थात कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दुग्ध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव ना पड़े। पाश्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया की बात करेंगे तो ये क्या बनाता है? तो एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे मेढक और घड़ियाल। अगला प्रश्न 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, क्या यह गलत सही है? यस, ये गलत है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है मलेरिया, ये सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग होता है, ये भी सही है। ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? ये है आपके एच.जे. भाभा परमाणु में ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, याद रखेंगे। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 ईस्वी में
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी और 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय ये जाता है वी साराभाई को, विक्रम साराभाई को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, इसके द्वारा उत्पन्न करता है ये बताना है। यह इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 51, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफी फैली हुई है? यह फैली हुई है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में कालाजार नामक जो बीमारी है ये बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, अब हम लोगों ने 51 क्वेश्चन तक अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, 51 क्वेश्चन तक। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सभी लोग एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास का PDF बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, बिहार में साक्षरता के स्तर की बात करेंगे। यह बिहार में साक्षरता का स्तर था 1991 में लगभग 38.54% था, याद रखेंगे। लेकिन ये कब का है ये नहीं पूछ रहा है, ये मतलब वर्तमान का तो है नहीं डाटा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है एक तरह से। वर्तमान के अकॉर्डिंग बिहार में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 38.54 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है 73.4%। यहाँ पे कोई भी ऐसा मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में बिहार की जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या है, याद रखिए दूसरा स्थान है, दूसरा सबसे अधिक भारत में बिहार की जनसंख्या है। लेकिन अभी 1991 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक है, याद रखेंगे। बिहार की जनसंख्या इतनी थी जो जिसका दूसरा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या है 10,40,99,452 है और भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा राज्य है। याद रखेंगे भारत में बिहार की जनसंख्या है, लेकिन इसने डिफाइन नहीं किया कि किसके अनुसार बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा सबसे अधिक, अगर हम 2011 के अनुसार देखते हैं तो। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगला प्रश्न है 54, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? बुतरस घाली की बात करेंगे तो UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? याद रखेंगे यह थे आपके मिस्र के, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसे हम स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? कौन सा ऐसा पहला गणराज्य था जिसने अपने को आपको स्वतंत्र घोषित किया था? लिथुआनिया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? डावोस शहर किस लिए खबरों में था? यह विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए खबरों में था। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी मैड्रिड में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रथम सीधी बैठक हुई मैड्रिड में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। यह सैम नुजोमा को दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। इसको पुरस्कार दिया गया था जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न है, 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF का
खबरों में था? यह था एक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ की है? यह घटना थी भागलपुर के निकट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में चुने हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कितनी है? ये 6 सीटें थी। ये 1991 की बात की गई है, इसलिए ये पुराना क्वेश्चन है। इसके पीछे 63 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद जहीरुद्दीन डागर टीमें खबरों में थे। ये संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए उस्ताद जहीरुद्दीन डागर ये खबरों में थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62। भारत ने 1991 को घोषित किया, यह घोषित किया था भारत की यात्रा वर्ष। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 1991 को घोषित किया भारत की यात्रा वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर प्रश्न है, 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 1992 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया राजीव गांधी को केवल, और यहाँ पे JRD टाटा को दिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। JRD टाटा को केवल दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राजनी कोठारी, कोई नहीं इनमें से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1992-93 की बात की गई है, तो उस समय कोई नहीं था, याद रखेंगे। उस समय थी डॉक्टर डी रामा रेड्डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, यह दिया गया ए नागेश्वर राव को। 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा, यह दिया गया था ए नागेश्वर राव को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर प्रश्न है, रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह दिया गया रिचर्ड अर्नेस्ट को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर प्रश्न है, 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि की अनुमान है लगभग, इसमें 2090 करोड़ वृद्धि का अनुमान था। अगला प्रश्न है 70 नंबर, वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था? वर्ष 1991 का डेविस कप जीता गया था फ्रांस के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सही था, 5वें टेस्ट में रवि शास्त्री ने शतक लगाया था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसका इस दक्षेस जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, और सार्क आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 73। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, यह कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला प्रश्न है 74। 72 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की, इसे पूछ रहे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है, क्या यह सत्य है? यस। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों की प्रणाली है, गलत। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संघीय वहां की जनता के द्वारा होती है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। पंचशील की मुख्य विशेषता है, पंचशील जो समझौता हुआ था इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ये किसके किसके मध्य हुआ था? पंचशील समझौता आपका हुआ था चीन के प्रधानमंत्री जो जिनका नाम था चाओ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके बीच में नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954, याद रखेंगे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुई और जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे, इसी को पंचशील सिद्धांत कहा गया था। अगला प्रश्न है 76। 76 नंबर प्रश्न है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है। बछेंद्री पाल की बात करेंगे तो ये पर्वतारोही थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77। 77 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे?
तो इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 79, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय थे विंस्टन चर्चिल। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है और ये किस लिए थी? तो याद रखेंगे विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1986-87 में चलाया गया था और जिसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, चिपको आंदोलन है, ये वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत स्पीड से हम लोग करेंगे ताकि आपके 30 से 40 मिनट के मतलब 30-40 मिनट में आपके सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो ये लिखा गया था नीरज सी चौधरी ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, 83 नंबर प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई थी अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, मराठी, तमिल, तेलुगु या उर्दू? याद रखेंगे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भारत में। भारत की बात की जाएगी 2011 के जो आंकड़े हैं उसमें हिंदी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, याद रखिएगा। तो इसमें हिंदी नहीं है कोई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, यूनेस्को की कार्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यूनेस्को की है अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है जिसकी कार्य भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं। अगला प्रश्न है 86, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? अरविंदो घोष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, लाइफ डिवाइन इसी को बोलते हैं एसे ऑन गीता आदि पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। और मुल्कराज आनंद ने कूली कॉन्फ्रेंस ऑफ अ लवर हु लिव्ड एंड अबर्ड लिखा था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा था इंडियन फिलोसफी और स्वामी विवेकानंद ने लिखा था न्यू हिंदुइज्म की रचना की थी। अगला प्रश्न है 87, 87 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन संगीत से, एकदम सही। अल्लाह रखा खां, जो अल्लाह रखा खां थे इनका संबंध है तबला वादक से, ये भी सही है। देबू चौधरी का संबंध है सितार से, ये भी सही है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध बांसुरी से है, ये गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, यही इसमें गलत है। ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है मैं आपको बता देता हूँ। इनका संबंध है एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। ठीक है, जिन्हें वर्ष 1998 का देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। बांसुरी के विख्यात वादक हैं उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक के रूप में हरिप्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध है गायिका से। ठीक है, प्रख्यात गायिका हैं। ठीक है, संगीत की गायिका हैं, इनका संबंध गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो इनमें जो है मैग्सेसे पुरस्कार कौन प्राप्त किए हैं? अरुण शौरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। और 1958 ईस्वी में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को जन सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है बुर्रा। 1 और 2 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का बुर्रा है। असम में बिहू डांस होता है, याद रखिए असम में बिहू। और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा नटी। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा
नटी लोक नृत्य हो जाएगा, और राजस्थान में घूमर। तो A2B1 C4D3 सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वे कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर हरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यह कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक पत्रकारिता, लेखन, संपादन के लिए सराहनीय योगदान करने हेतु प्रदान किया जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पियरे ल्यूमिनेट को 2021 का यूनेस्को कलिंग पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है। साइंस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक वयस्क जो भारतीय हाथी है इसका भार लगभग होता है 5000 किलोग्राम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्य किए और इनके लिए जाने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जिन्होंने जीवों पर अनेक प्रयोग किए हैं। उन्होंने अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंध में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में लिया जाता है और इसी उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथि पर किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 95। हम लोगों ने 94 नंबर तक अभी तक कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बा राम, इन्होंने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। इस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप की बात करेंगे तो यह बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन जो बैडमिंटन है इसका प्रमुख कप होता है और ये पुरुषों के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे। थॉमस कप पुरुषों के लिए दिया जाता है और महिलाओं के लिए दिया जाता है उबेर कप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल सन 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए और 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में पालेम्बांग शहरों में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 को संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर प्रश्न है, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने बैडमिंटन के ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा जिसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आप सही जानते हैं, आंसर भी सामने दिया हुआ है, यह फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है और यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है। सन 1988 में सर्वप्रथम डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में हुआ था। और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और जैसा कि हमने कहा था कि 30 से 40 मिनट में आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी और वैसा ही हुआ। ये 39 मिनट, लगभग 40 मिनट, 39 से 40 मिनट में ये क्लास आपकी 100 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही डेली हम लोग क्लास करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था जिसमें हमने जीएस के क्वेश्चन किए और वैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं तो जीएस सब्जेक्ट वाइज में बीपीएससी घटना चक्र चल रहा है, आपका करंट अफेयर्स चल रहा है और
जियोग्राफी चल रहा है और यूपी स्पेशल की अलग से क्लास चल रही है क्लास नोट्स के माध्यम से। तो अगर आप अभी तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो जीएस और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। वहाँ से उसको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।